ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बजट पर बड़ी चर्चा जारी है। वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जनता अक्सर ये सवाल करती है अपनी सरकारों से कि जब भी बजट पेश होते हैं, बड़े बड़े बजट पेश होते हैं कि ये प्रावधान किया गया, इतना करोड़ रुपए यहाँ पर दिया गया, इतना करोड़ रुपए यहाँ पर दिया गया, अगर शुरू से वो पूरा का पूरा पैसा और मान लीजिए थोड़ी बहुत कमी के साथ अगर जनता के हित के लिए लग जाता, जनता के कामों के लिए लग जाता, तो क्या हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हालात इसी तरह के होते। ये एक बड़ा विषय है। अक्सर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी बजट में प्रावधान किए जाते हैं और अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शरद कोहली साहब, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। एक बात बताइए कि जब इतना पैसा बजट में दिया जाता है, तमाम जो भी विभाग है उनके लिए पेश किया जाता है, फिर कमी कहाँ पर रह जाती है? या तो उसको अमली जामा पूरी तरीके से नहीं पहनाया जाता है, या फिर थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारियों जवाबदेही पर हम ध्यान नहीं दे पाते। देखिए, कमी जो है वो मानसिकता में है, कमी जो है वो नैतिकता में है। अगर आप उसको जो पॉलिसीज़ अनाउंस करी जा रही हैं, अभी हमने बात किया कि हम मंगल विकास योजना लाएं या दीन बंधु योजना लाएं, जो भी योजना आप लेके आएँ, जब ये योजना बनाई जाती है तो सरकार में कैबिनेट लेवल पे, मुख्यमंत्री के लेवल पे और मंत्रियों के लेवल पे बनाई जाती है। और हम ये नहीं कहते कि सारी की सारी सरकार भ्रष्टाचार है, ये हम कभी भी नहीं कहेंगे, किसी सरकार के लिए नहीं कहेंगे। पर वो पैसा जब देखिए, उस पैसे को जब ग्राउंड लेवल पे लगाना होता है तो पैसा ऊपर से चल के नीचे चलता है। ऊपर सरकार उसको सैंक्शन करती है, विभाग में जाता है, विभाग से अधिकारियों के हाथ में जाता है, अधिकारियों से वो ग्राउंड लेवल पे बढ़ता है या उस स्कीम में लगाया जाता है जहां भी खर्चा होना होता है। उसमें जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आपने अभी बात करी, वो एक बहुत अहम समस्या है। वो पैसा मान लीजिए 100 करोड़ रुपए चला, नीचे पहुंचते तक वो पैसा 10-20 करोड़ रुपए रह जाता है, बाकी का पैसा वो रिश्तेदारों में, दोस्तों में या जानकारों में जाके बढ़ जाता है। तो अगर ये पैसा पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल पे लगाया जाए, जिस मंशा से ये पॉलिसी लाई गई थी, जब ये पॉलिसी बनी थी, जब कागजों पे थी, जब बजट में असेंबली में अनाउंस की गई, अगर उसी मंशा से ये पैसा आम आदमी तक पहुंच जाए बिना भ्रष्टाचार के, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो पॉलिसी सरकार की पूरी सफल रह सकती है। उसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। तो मैं ये हमारे सभी पॉलिटिकल भाई बहनों से पूछना चाहूंगा कि क्या उनमें ऊपर जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो इस बात की गारंटी करता है कि जब ये पैसा जमीन पर आता है तो वो पैसा उतना का उतना ही रहता है, उसमें से कुछ कट के निकलता जाता है। चलिए, मैं इस पर प्रोफेसर आपके पास में आ रहा हूँ। क्या ऐसा होता है कि हाँ, सरकारों की नीयत, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात नहीं कर रहा, सरकारों की बात कर रहा हूँ, सभी सरकारों की, कि सरकारों की नीयत बहुत अच्छी होती है, मंशा बहुत साफ होती है, जनता के फायदे की हमेशा बात सोचते हैं, जनता के लिए इतनी सारी योजनाएं, स्कीमें बनाते हैं। फिर होता क्या है कि वक्त पर वो चीज़ें अमली जामा नहीं पहन पाती हैं, वो चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं, फिर वो जो फ़ायदा गिनाया गया था वो नहीं हो पाता है। जिस बात का जिक्र शरद कोहली साहब ने किया है कि वो पैसा मिलता कुछ है और आते आते बहुत कुछ हो जाता है। सर देखिए, इसमें 3 छोटी सी बातें बोलूँगा और उससे पूरा विषय जो है ना समाप्त हो जाएगा। एक वाक्य याद करिए, अरविंद भारद्वाज जी के लिए और वंदना जी के लिए भी कुछ नहीं छोड़ेंगे कि वो कुछ कह पाए। अगर आपको लगेगा तो आप ज़रूर उनसे कहिए। एक स्टेटमेंट ये आई थी कि जी वहाँ से 1 रुपया चलता है, यहाँ आके 15 पैसे रह जाते हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने बोली थी। दूसरा बड़ा विषय जो है वो सोशल विषय है कि चाहे वो पॉलिटिशियन है और चाहे वो कोई कारिंदा है सरकार का, या कोई पुलिस वाला है या ब्यूरोक्रेट है, आता वो इसी समाज से, उसका कोई अलग फर्मा नहीं बनता। वो पॉलिटिशियन है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो पुलिस वाला है, वो कोई और व्यक्ति है, वो आता इसी समाज से है, उसका कोई अलग फर्मा नहीं है साहब, हमारे घरों में से ही आते हैं। तीसरी चीज़, डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट सबवेंशन ऑफ सब्सिडी और आधार से जुड़ने से जो जो चीज़ें सामने आई, 2-2 लाख, 2.5 लाख फर्जी बच्चों का एडमिशन, या ऐसे ही और चीज़ों में सामने आया, राशन कार्ड में आया, वो अपने आप ये चीज़ भी दर्शाता है कि कहाँ क्या हो रहा था। और आज जिस प्रकार से ये बदला है, मेरे को इससे उम्मीद जाहिर यही होती है कि हमारा समाज भी साथ में बदलेगा। अरविंद भारद्वाज साहब। नासिर जी, अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हमें कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो तो भाजपा के अपने विधायक ही खुलेआम बोलने लगे हैं कि भ्रष्टाचार किस स्तर पे पहुंच चुका है।
सच्चाई ये है कि गुरुग्राम को लेकर जो लूट कांग्रेस की सरकार ने शुरू की थी ना, वो लूट आज भी बंद नहीं हुई है, जो डेवलपमेंट के नाम पर डेवलपमेंट की आड़ में। उसके लिए खुद इनके विधायक भी बयान देने लगे हैं। आज सरकार को ये चाहिए था, जो भी इन्होंने, ठीक है, आप सरकार की बात कर रहे हैं, मेरा सभी सरकारों को लेकर था। मैंने कहा था कि सभी सरकारें दावे करती हैं अपनी मंशा को लेकर कि हमारी साफ है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता कि जो बजट में पैसा दिया जाता है सभी विभागों के लिए, अगर ठीक तरीके से वो लग जाता जनता के हित के लिए, तो वहां पर कहाँ कमी रह जाती है? नासिर जी, इसके लिए मंशा भी ठीक होनी चाहिए। कोई भी किसी भी योजना को लेकर आप बिना प्लानिंग के, मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे अभी खट्टर साहब ने सभी हलकों में गए, सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किए मुख्यमंत्री बनने के बाद, और सभी जगह तकरीबन कहीं 100 करोड़ कहीं 150 करोड़ की घोषणा कर दी, बिना ये सोचे कि कहाँ से ये पैसा आएगा। पहले यह हरियाणा प्रदेश कर्जे में डूबा पड़ा है, बिना ये सोचे कि ये कब तक टाइम लाइन क्या है, इसकी डेडलाइन क्या है, कि 6 महीने, साल, 2 साल, कहीं भी किसी डेवलपमेंट के काम की जब घोषणा की गई, मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि ये 2 साल में, 1 साल में। एक सवाल और है, अभी आपके नेता थे ओम प्रकाश चौटाला साहब, वो अभी थे, वो लोगों के बीच में जा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कि 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। ये चीजें किस तरफ इशारा करती? ऐसा काम वो करके गए थे गुरुग्राम में, जो उन्होंने, मैं पहले भी बता रहा था, गुरुग्राम में जो वो करके गए हैं, आईटी इंडस्ट्रीज, बीपीओ जो आए हैं, वो उन्हीं के प्रयासों से, उससे पहले कुछ नहीं था। 1999 से पहले का अगर गुड़गांव या गुरुग्राम की आप बात करें, उससे पहले की पिक्चर देखें तो वहां कुछ नहीं था। गुड़गांव में जितना भी डेवलपमेंट हुई थी वो उसी सरकार में हुई थी। इसी तरह की व्यवस्थाओं की बात करते हैं। अब इन्होंने क्या किया पीछे, ये कहते हैं हम आईटी पार्क बनाएंगे। सच्चाई ये है कि पिछली सरकार में पंचकुला में एक आईटी पार्क बना था, जो आज पूरा खाली पड़ा है। ये कहते हैं 7 नए बहुतकनीकी संस्थान खोलेंगे, अभी आज ही घोषणा करी सरकार ने, जबकि हालत यह है कि फतेहाबाद में एक बहुतकनीकी संस्थान बना हुआ, बिल्डिंग तैयार 16 करोड़ खर्च करके, परंतु आज भी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। तो ये कैसी प्लानिंग है आपकी? ये कैसी प्लानिंग है? वंदना जी, आपका क्या कहना है कि प्लानिंग आपने ही बहुत सारी की है, नंबर 1 बना कर गए थे आप तो हरियाणा को, हालांकि वो चीज़ें फिर आपने कहा कि 2.5 साल में पता नहीं कौन से नंबर पर आ गया हरियाणा। देखिए, सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगी। मेरे सामने एक प्रश्न लाया गया भ्रष्टाचार का, तो अभी रमन मलिक जी ने भी कहा ये लोग कहीं और से नहीं आते, यहीं इसी एरिया से आते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का कंसर्न था कि 1 रुपया जो है वो 15 पैसे तक पहुंचता है जनता तक, वो कंसर्न था कि किसी तरह से जो है इस चीज़ को रिमूव किया जाए, और उसमें कांग्रेस सरकार बहुत हद तक आगे बढ़ी है। अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आ रहे हैं, एक भी कॉन्क्रीट स्टेप नहीं दिखा पाए हैं। मैं बताती हूँ कि मेरी पार्टी ने क्या किया। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सबसे बड़ा स्टेप है करप्शन को ख़त्म करने के लिए। आपको इन्फॉर्मेशन है कि आपकी फाइल कहाँ तक पहुँची है, कहाँ पर रुक रही है, उसको कौन रोक रहा है। दूसरी बात यहाँ पर जो है, दूसरा जो हमने बड़ा स्टेप लिया था कि जितने भी दागी मंत्री हैं उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाए, वो करप्शन पर, इसके अलावा जो अपराध हैं दोनों को कंट्रोल करने के लिए था। मुझे लगता है मेरी सरकार ने जितना ज़्यादा स्टेप उठाया भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, वो और कोई नहीं कर सकता इसको। मैं आ रहा हूँ मलिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे हाँ, बहुत छोटी संक्षिप्त में। बिल्कुल, RTI की बात कर रहे थे, वो एक जन आंदोलन था, उसका रिजल्ट था। प्लीज 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 लिसन। और उससे पहले आपको बता दूं कि ये अटल जी ने ऑलरेडी ये इसका प्रावधान कर दिया हुआ था। दूसरी बड़ी चीज, जो ये बात दागी मंत्रियों और दागी विषयों की बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि 10 साल से ज्यादा या वो 10 साल तक उन्हें लड़ने नहीं दिया जाएगा। वो कॉन्क्रीट स्टेप था। और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो सभी को पता है, दागी मंत्रियों का, दागी नेताओं के बारे में सभी पार्टियों को पता है कि उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है। जी, इस बारे में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल ठीक बात कही पुरोहित साहब ने, कोहली साहब ने, कि जो पैसा है अगर वो अलॉट किया हुआ उतना ही खर्च हो जाए तो क्वालिटी भी आएगी वर्क में, चाहे वो पुल है, चाहे सड़क है, चाहे कोई और संयंत्र लगाने की बात। लेकिन इसके लिए फिर आखिर ज़रूरत किस चीज़ की? मैं उसका एक मॉनिटरिंग एट एवरी स्टेज, मॉनिटरिंग एट एवरी स्टेज। जैसे मान लीजिए वहाँ से 1,000 करोड़ रुपया चला किसी सड़क निर्माण के लिए, मान लो 10 किलोमीटर वाली है उसके लिए चला, तो उसकी क्वालिटी क्या यूज़ हो रही ठेकेदार द्वारा। अगर PWD बुला रहा है वो उसके ओवर शेयर उसे लेकर के और चीफ इंजीनियर तक वो क्या लग रहे हैं, तो मॉनिटरिंग यदि हो तो इस पर रोक लग सकती है। सर होती नहीं है किसी भी तरह से, नहीं होती है यह हालत। मैं आपको साफ ही कह दूं, आप कोई सड़क आप दिल्ली की ले लो चाहे हरियाणा की ले लो, सड़क बन रही है उसमें जेई तो छोड़िए आने की बात, और इंजीनियर की उसको वो जो बेलदार होते हैं बेचारे वो बना रहे होते हैं। यही कारण है कि जब बरसात होती है आप देखते हो पानी का, सीवर का देखते हो, उसकी यहाँ तक नहीं होगी लेवलिंग की तरह, पानी का ढलान की तरह आई। इसकी भी तकनीक पैसे की भुगतान तो दफ्तर में बैठ के नहीं, दफ्तर में पैसे बढ़ जाता है।
इतना अकाउंटेंट का, इतना एक्सचेंज का, इतना एसडीओ का, इतना ऊपर। तो कहने का मतलब इन्होंने बड़ा एक अच्छा मुद्दा उठा, अगर वो जितना अलॉटमेंट है बजट में, बजट की बात आ चले तो उतना ही पैसा उस पर खर्च हो जाए तो क्वालिटी भी आएगी और लोगों को उससे न्याय भी मिलेगा। तो जी, वीरेंद्र। एट एवरी स्टेज। ठीक है वीरेंद्र साहब। इसमें जिस प्रकार पहले खाद का मामला था कि खाद आता था तो वो खाद प्राइवेट कंपनियों में यूरिया खाद फैक्ट्रियों में वो बिकता था। तो जैसे मॉनिटरिंग की बात है तो अगर हर स्टेज पे मॉनिटरिंग हो जाए, हमने एक बार उस समय जब इन सरकार को भी ये हम धन्यवाद भी देंगे कि इन्होंने नीम कोटेड जो खाद वगैरह भेजा, उसके कारण से ये थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। और दूसरी बात हम ये भी चाहते हैं कि जिस प्रकार किसानों के साथ एक तालमेल वाला जो मैं सब्जेक्ट मैं बोल रहा था, पीछे की खाद की किल्लत थी, हम लोगों ने खाद के नाके लगाए और वो खाद जा कहाँ रहा है, हरियाणा से बाहर जा रहा है, तो बड़ी मात्रा में इस प्रकार की भी धांधली होती है। दूसरी बात, खेती का जो बजट आता है तो वो किसानों को डायरेक्ट मिले, तो ये लोग उस दिशा में पहल कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कितनी ज़मीन पे दिख नहीं रही है वो। तो खेती का बजट किसी उद्योगपति को ना मिले, किसान को मिले, ये भी एक विषय है। जी अरविंद जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं आ रहा हूँ कि आपके पास। एक और विषय है जिस पर मैं चाहूँगा हम जरूर उस पर चर्चा करें, वो सबसे ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आज हरियाणा प्रदेश की ये हालत है कि एनसीआरबी जो एक सरकारी एजेंसी है वो ये कहती है कि हरियाणा में गैंग रेप में नंबर 1 है, और ये हालत है पिछले एक साल में 2016 में 93 गैंग रेप्स हुए हैं हरियाणा में, और जो रेप्स हैं वो तो अलग हैं स्ट्रेंथ। इसके अलावा 2005 के एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि छेड़छाड़ की घटनाएं जो हरियाणा में थी वो 399 थी, जो पिछले साल में 2000 से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो ये एक जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है खासतौर पर महिलाओं को लेकर, सरकार ने महिलाओं के लिए महिला थाने खोले थे, ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक लाइन लिखी हुई है कि हम सभी बसों में गार्ड्स लगाएंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अभी तक उस पर क्या काम हुआ? दूसरी बात, आज ये बजट में कहते हैं कि हम सीसीटीवी कैमरेज लगाएंगे स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला जी जो एमपी लेड फंड है उससे कैमरे सीसीटीवी लगाना चाहते हैं। पिछला 1 साल हो गया, अब तक इनके जो अधिकारी हैं सरकार के लोग, क्योंकि हम विपक्षी पार्टी के हैं इसलिए वो लगाने नहीं दे रहे हैं, आज तक वो काम इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। कितनी मीटिंग हो चुकी है उसमें वो बार बार प्रेशर दे, तो ये कैसे होगा पॉसिबल? आपके तो घोषणा पत्र में भी था, तो इनको आप क्यों नहीं, अब 2.25 साल होने के बाद भी कहाँ आप गार्ड्स लगा पाए महिलाओं की सुरक्षा के लिए? इतना अच्छा विपक्ष रमन मलिक साहब की खुद वो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप करने उनको भी काम नहीं करने देते हैं। मतलब अगर आप खुद भी नहीं करते उनको भी नहीं करने देते। साहब देखिए, इनका आरोप लगाना अधिकार है और वो करें, कुछ ना कुछ कमी रही होगी, क्योंकि ऑन पेपर्स अगर फाइल चलती है तो एमपी की बात नकारना बिना कमी के किसी अफसर के लिए बहुत आसान काम नहीं है। वो क्यों कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो तो फाइल पे आ ही जाएगा जब चीज़ें हैं। लेकिन बात यहाँ जो बड़ी आती है वो ये है कि चाहे आप सुरक्षा की बात करें, चाहे वो थानों की बात है, उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ के कोई बात नहीं करी, चाहे वो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए था, उसको महिला सिपाही और महिला कांस्टेबलरी ऑफिसर्स लाने की बात थी, वो 1/3 लाने की बात हो रही है साहब, कहीं नहीं लाया, लाने की बात हो रही है, सिस्टम चल तो रहा है। आप लोकसभा और विधानसभा में भी देखिए वो एक विषय है, लेकिन उसके अलावा जो इस समय सबसे बड़ा विषय होना चाहिए वो तो आ ही रहा है सर। आप फिक्र मत करिए, जितने प्रॉब्लम वाले लोग हैं उन सबको सबसे पहले जब तपस सबसे पहले नंबर 1 हरियाणा को कर दिया साहब। वो तो मजाक में नंबर 1 आप सबसे अगर इतने संवेदनशील विषय को आप इस तरह से उड़ाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ये समझना चाहें कि ये रेप्स वगैरह की जो जघन्य अपराध हैं ये डिटेक्टेबल नहीं, ये डिटेक्टेबल क्राइम नहीं है। एक मिनट, मेरा सिर्फ बात है, आप मुद्दे को मत भटकाने की कोशिश। देखिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार से आरक्षण की भी बात है, सर्विस की भी बात है, साथ में उनको डेवलप करने की बात है, साथ में जिस प्रकार से विभिन्न स्कीम्स हैं जो रिजल्ट आ रहे हैं बेटी बचाओ के, वो सबके सामने है। पॉइंट यहाँ पे एक और है जिसको अवॉइड करने की कोशिश हो रही है कि जब 6th पे कमीशन आया था तो 2.5 साल लगे थे उसका इफेक्ट आते, और उसको इफेक्ट को भी कंक्लूड हमने करा था पेमेंट्स को। अब पॉइंट ये है कि 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी अगर ये तो ये इस इतने बड़े विषय को इसको घुमाने की या इसको अवॉइड कर जाने की विपक्ष की एक है। सभी की कोशिश होती है, विपक्ष भी अक्सर घुमाता है, सत्ता पक्ष भी। हाँ जी, कि महिलाओं से रिलेटेड बात है तो मेरा कंसर्न इसमें जायज़ है, बिल्कुल कोई ये मजाक की बात नहीं है, संवेदनशील मुद्दा है।
कि गैंग रेप पर नंबर 1 हो चुका है, तो रमन मलिक जी अरविंद भारद्वाज जी को तो सलाह दे रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दा है, पर क्या आप इसके लिए संवेदनशील है कि गैंग रेप पर नंबर 1 हो चुका है और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो खर्चा आ रहा है वो गेट बनाने में, लैपटॉप बनाने में हो रहा है। मेरे 2 प्रश्न और हैं। ये जो है घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें उन्होंने साफ लिखा था कि 12वीं पास बेरोजगार युवकों को 6,000 रुपये और ग्रेजुएट नहीं किया, ग्रेजुएट युवकों को 9,000, बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हुआ है। और 2 बजट में आप आखिर मैं इसी बेरोजगारी वाले मुद्दे पर जरूर आऊंगा, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। उससे पहले शरद कोहली साहब के पास मुझे जाना है। शरद कोहली साहब, मैं एक बहुत अहम मुद्दा जो आजकल ज्वलंत है, जो बजट में जिक्र भी किया गया है, जो पिछली जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, उसके लिए 7,230 करोड़ का आवंटन 17-18 के लिए किया गया है। मैं ये हमारे पॉलिटिकल भाई बहनों से पूछना चाहूँगा कि जो जाट आंदोलन अभी चल रहा है हरियाणा में, क्या ये उसको ध्यान में रख के किया गया है? क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर में आके किया गया है, या वो सचमुच में उनकी मंशा है कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजातियों को मदद करने की उनकी सच में मंशा है, या किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आके किया गया? मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। जी प्रोफेसर, आप एक बात कहना चाहता हूँ। ये कहते हैं पुलिस थानों की संख्या बढ़ गई, महिला थाने बना दिए गए, पुलिस भर्ती हुई नहीं। पुलिस भर्ती नहीं हुई है 2.5 साल में। अच्छा हाँ, 2.5 साल में पुलिस भर्ती हुई नहीं। आपने थानों की संख्या बढ़ा दी, आपने जिलों की तनख्वाह बढ़ा दी, सब डिवीज़न की संख्या बढ़ा दी, महिला थाने खोल दिए। और उसमें अगर शिक्षित और प्रशिक्षित महिला अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, सिपाही नहीं है, तो उनका क्या लाभ? अब मैं बहुत संक्षिप्त में, रमन मलिक साहब कुछ सवाल थे, फिर उसके बाद एक आखिरी प्रतिक्रिया सभी की, कि बातें बहुत सारी की जा रही हैं। अब 2.5 साल सरकार को हो चुका है, 2.5 साल बाकी है। क्या मुमकिन है सभी जो दावे किए गए थे, और फिर जो बेरोजगारी वाला मुद्दा, क्योंकि लोगों की तरफ से भी पूछा जाता है कि इस पर ज़रूर पूछा करें कि बेरोजगारी पर सरकार क्या कर रही है और क्या कुछ किया है अभी तक? नहीं, जिस प्रकार से सरकार नॉर्मली चलती है, उसमें पहला साल जो होता है एक एस्टैब्लिशमेंट का होता है। नहीं, उसके अलावा दूसरे साल में आप एक बारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसके लिए आप स्कीम्स बनाते हैं, उसको डालते हैं। तीसरा साल, चौथा साल सारा आपका रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, आप उसके रिजल्ट्स देते हैं। बिल्कुल, और ये मैं ही सिर्फ नहीं बोल रहा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं। जी का था उस पर संक्षेप में कि जो पिछड़ी जातियों की और अनुसूचित जातियों की बात की गई है बजट में, वो किसी प्रेशर में है या सरकारों की मंशा होती है वाकई में कुछ करने की उनके लिए? देखिए, ये पिछड़ी जातियों के लिए एक उनको डेवलप करना, ये एक वचनबद्धता है भाजपा की। लेकिन उसके अलावा भी अगर टोटल सारी सरकारों की, क्योंकि सोशल पैरिटी जो है वो एक दायित्व हर सरकार का है लाना। अभी बन्ना जी एक वादा हमारा याद करा रही थी, सक्षम युवा स्कीम जो हमने लॉन्च करी थी 1 नवंबर को, उसके अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी कर चुके थे। 6,000 और 9,000 रुपए का जो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जो है वो देना, और उसके एवज में 100 घंटे का काम, वो पहले भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। आज उसका आप पढ़िए तो सही, सक्षम युवा योजना है क्या? सक्षम युवा, ये चर्चाओं की बात है, लेकिन आखिरी प्रतिक्रिया अरविंद भारद्वाज जी, बजट पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, कैसा रहा ये बजट? जिस तरह से समझाने की कोशिश रमन मलिक साहब ने की है, किस तरह से इस पर आपकी एक आखिरी कमेंट? नासिर जी, बजट को लेकर कहीं भी किसी तरह से कोई आशा की उम्मीद नहीं दिखती कि सरकार कुछ करने वाली है। जिस तरह से रमन मलिक जी कह रहे हैं, तीसरा घोषणाएं सही की हैं, उम्मीद आपको नहीं लग रही है कि हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, लेकिन बाकी तो सही रहा बजट आपके मुताबिक? का ध्यान सिर्फ घोषणाओं पर है और अपने जो नेता हैं उनके नामों से किस तरह से योजनाएं शुरू की जा सके, चाहे वो पूरी हो ना हो, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब मैं कंसर्न करना चाहूँगा युवाओं की बात को स्पेशली, क्योंकि यूथ से प्रदेश चलता है। युवाओं के रोजगार या शिक्षा को लेकर आज ये हालत है, 10 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं आज हरियाणा प्रदेश में। तो उनके लिए सरकार ने क्या सोचा? सरकार के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। हैपनिंग हरियाणा की ये बात करते हैं, कितने रोजगार आए, उस पर श्वेत पत्र लाए ना, ये विधानसभा में दिखाएं हमें। वंदना जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, शुरुआत में मेरे से आपने प्रश्न पूछा था कि आप इस बजट में अच्छा क्या देखते हैं, तो उसका जवाब मैंने कहा था कि जैसे शरद जी कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि संतुलित बजट है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो उसको रमन मलिक जी ने बिल्कुल मेरी तरफ से प्रतिक्रिया समझ ली कि संतुलित है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर जो है उसका रेट बढ़ रहा है,
जो हमारी महिलाएं हैं जिनको आप सम्मानित करने की बात करते हैं, साक्षी मलिक जी हैं, उनको सम्मानित नहीं कर पाए। तो पूरी तरह से अगर हम पूरे बजट को देखें, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, पावर प्लांट नहीं है, निराशाजनक बजट है। बहुत संक्षेप में पूरा कैसे कर पाएंगे? बात में तो बहुत सारी है, पूरा कैसे करेंगे? बहुत कम वक्त है। देखिए, पूरा इस बजट को चाहे फाइनेंशियली है उसके प्रावधान भी बनाए हैं और वो सामने रखे गए हैं, चाहे वो जीएसटी के साथ साथ दूसरा जो जीएसटी का तिमाही होगी, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद के 3 क्वार्टर होंगे, उसमें क्या आना है वो सारा दिखाया गया। बजट जो है, चाहे इसकी पूरी रूपरेखा अगर आप देखें तो पहले बजट से लेकर अभी तक आप देखें तो एक पैटर्न पे चल रहा है, जो कि सरकार पहले बजट में बता चुकी थी कि हमारी इंटेंट ये है। हमने 5 साल का एक विजन रखा, उसको अब हम पूरा करें क्योंकि हमारे मैंडेट 5 साल का है। बहुत शुक्रिया। और आखिरी प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में सर, ज़्यादा वक्त नहीं। बजट किसानों के लिए बड़ा है, ये सराहनीय है, लेकिन उसकी अगर मॉनिटरिंग हो जाए और वो अच्छे से लागू हो जाए तो ये अच्छा रहेगा और ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये बजट किसानों के हित में रह जाएगा। प्रोफेसर साहब, आखिरी प्रतिक्रिया। एक ही लाइन में कहूँगा से सरकार के पास संसाधन जुटाने की, मतलब वित्तीय संसाधन जुटाने की समस्या होगी, क्योंकि सरकार पे पहले ही 1,40,00,000 करोड़ का तो कर्जा है, उसका ब्याज देने में कितना निकल जाएगा और कितना इन स्कीमों के लिए बच पाएगा, ये एक सोचने का विषय है। फाइनल कमेंट शरद कोहली साहब। देखिए, हैपनिंग हरियाणा अगर करना है तो हरियाणा का चौतरफा विकास जरूरी है। बजट संतुलित है, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अगर उस बजट को अच्छी मंशा से, ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया जाए तो निश्चित तौर से हरियाणा को आगे ले जाने में सहायक रहेगा। तो ये तमाम इस तरह की बातें थी, सारी चीज़ें हैं और शुरू से लेकर आप आखिर तक आपने तमाम बातें सभी की सुनी हैं। सभी का ये कहना है कि बजट संतुलित है, विपक्ष का कहना है कि कुछ खास नहीं है, सरकार का कहना है कि बहुत कुछ ध्यान में रखा गया है, जनता के लिए आने वाले वक्त में बहुत बेहतर हम काम करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से घोषणाएं की जाती हैं, चाहे वो किसी भी सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाए, कहीं भी पेश किया जाए, अगर उस पर ईमानदारी से काम किया जाए तो जनता के जो तमाम मुद्दे होते हैं फिर उन पर दोबारा से बात करने की जरूरत महसूस न हो। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।